हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे यूपी बीटीसी या फिर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के मिक्सअप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2019 से लेकर जो 22 तक जितने भी पेपर हुए हैं सबका सॉल्यूशन करा दिया है और पूरी मैथ भी कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखे वीडियो तो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो आज से हम करेंगे स्टार्ट मिक्सअप क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक प्रकार से टेस्ट मान लें आप। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। अब समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई तो समान होते हैं, लेकिन ये वर्ग की तरह होता है, बट इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। मतलब विकर्ण एक ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन ये विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ये क्या है? एक समचतुर्भुज है, मतलब ये भुजाएं सभी क्या हैं? बराबर होंगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? एक विकर्ण हो जाएगा आपका, ठीक है, और एक इधर वाला हो जाएगा। मान लेते हैं ये D2 है, इधर वाला विकर्ण, और ये वाला D1 है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सूत्र क्या होता है आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा। तो आप लगा देंगे इसी पर, कितना आएगा? हाफ इंटू विकर्णों मतलब दोनों विकर्णों का गुणा। अब इसमें एक विकर्ण 18 सेंटीमीटर है, एक 12 है, तो एक का मान 18 सेंटीमीटर और गुणे एक का मान कितना? 12 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दें आप, 2 से काटो, 2 9 18। अब कितना बच गया आपके पास? 12 गुणे 9, 12 9 या 108। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करोगे, यहाँ सेंटीमीटर, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यदि इसमें विकर्ण नहीं दिया होता तो सबसे पहले काम हमें रहता विकर्णों को निकालना। ठीक है ना, उसके बाद ये भुजा न दी गई होती तो इससे भुजा, इसमें विकर्ण दिया सीधा, तो विकर्ण ही हमारा होता है सूत्र में, तो लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये इसका नाम लेते हैं ABC। कोई त्रिभुज है, ये क्या होगा बताएं आप? ये होगा त्रिभुज का शीर्ष लंब, मान लेते हैं AD लंब होगा। ठीक है, ये हमको बताना है AD का मान। AD को हम H भी कह सकते हैं। ठीक है, H मान लिया, ऊंचाई है एक प्रकार से। और इसका आधार ये दिया है, आधार इसमें BC है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर दिया है। तो बताइए कैसे लगेगा? आप पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब आधार और ऊंचाई दी गई हो, तो हाफ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का नाम ही लिख दो आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ इंटू B मतलब बेस है, H मतलब हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई होती है, शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं आप। तो ये सूत्र होता है, ये जो ब्रैकेट बना है ये सूत्र है। अब इसी में रख दो आप, तो हो जाएगा इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना है त्रिभुज का? जिस पे त्रिभुज स्टैंड है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर गुणे शीर्ष लंब H मान लिया हमने, H ये बताना है। अच्छा हाँ, इसमें जो है क्षेत्रफल दिया है ना, क्योंकि तभी तो शीर्ष लंब बता पाएंगे हम। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इधर वाला क्षेत्रफल दिया है मान, तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब बताओ 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर इधर कट भी जाएगा,
2 से काटो, 2 छंग 12 इधर, तो हमें तो h का मान चाहिए, तो ये वाला 6 उधर किस में जाएगा, बटे में, तो h बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 48 सेंटीमीटर और बटे में कितना 6, 6 अठे 48, तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, नॉर्मली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब आधार और ऊंचाई ज्ञात हो। शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पे ऊंचाई है, ये देखो त्रिभुज के शीर्ष का लंब मतलब ये ऊंचाई, हमने इसका नाम h दे दिया है, आप शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं इसे। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अभी आप देखते रहना क्वेश्चन, केवल बस आप सोल्व करते रहें। ये देखिए क्वेश्चन अगला, ये है क्वेश्चन, क्या दिया है, चित्र में AX एंगल CAB और BDC को समद्विभाजित करता है। ये वाली जो AX जा रही है ये चित्र में, ये क्या कर रहा है, ये CAB, कहाँ है CAB, ये वाला CAB इसको, और इधर BDC मतलब BDC इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इनको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है कोणों को। जैसे कि ये ऐसे हम कर दें इधर इधर ये, तो इसमें जो ये कोण है ये वाला, इधर वाला बराबर है और इधर ये दोनों आपस में बराबर है कोण। तो कह रहा है कि उन तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, इतना वाला ABD, ये त्रिभुज, ये क्या है, सर्वांगसम है ACD के, मतलब इसके सर्वांगसम है। तो बताइए, अब जिसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है हम उसी त्रिभुजों को ले लेते हैं, ठीक है, और चित्र में देखना आप बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, है ना, ABD और त्रिभुज ACD में प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सी क्या लगाया तरीका, किस तरीके से आप इसको दिखा रहे हो सर्वांगसम, वही बताना है। ACD है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर लें, सही नहीं दिख रहा है, इरेज करते हैं। यहाँ पे है C और D, जिसको हमें सिद्ध करना है उसी को हमने ले लिया। अब इसको बताओ कैसे करेंगे आप, ध्यान से देखो, इस वाले त्रिभुज में इतने में, कलर पर बदल लें, इतने में, ये इतने त्रिभुज में, और ये वाले त्रिभुज में, ये इस 2 त्रिभुज में बताओ। आप कहेंगे कि इसमें का जो एंगल A है और इसमें का कौन सा एंगल जो ये वाला, ये वाला बराबर होगा, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये समद्विभाजित है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इसका नाम क्या होगा, इस त्रिभुज में, है ना, इसमें नाम क्या होगा, ACD में इस कोण का नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे CAD। तो पहला चीज़ क्या बराबर है, एंगल ABD वाले त्रिभुज में, ABD हमने पहले लिया ना, तो ABD में कौन एंगल, A वाला, तो BAD नाम होगा, एंगल BAD, ठीक है, एंगल BAD बराबर ACD में कौन सा एंगल, ये वाला, A वाला, मतलब CAD, एंगल नीचे लिखते हैं इसको हम, एंगल CAD है ना, क्योंकि ऐसा कह रहा है समद्विभाजित है, तो यहाँ लिख देंगे। दूसरा चीज़ क्या बराबर है, दूसरा अगर आप देखें तो क्या बराबर, दूसरा भी तो कोण ही बराबर है, इधर वाला, ये जो D वाला है इधर ये वाला D वाला, मतलब एंगल CDA बराबर है एंगल BDA। तो बताओ 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो बताओ कौन से नियम लगेगा इसमें, एंगल सर्वांग समता कसौटी से या नियम से, कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सा, ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD इति सिद्धम। क्लियर। एक बार आप पुनः देखें, ये त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन्हीं दोनों त्रिभुज में हमें लगाना है, इसका समद्विभाजक कोण ये है, मतलब ये दोनों बराबर है कहीं ना कहीं। तो ABD में जो कोण BAD है ये उधर वाले में किसके बराबर है, CAD के बराबर है। ये देखो पहला चीज़, पहला ये बराबर था, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दिया है, और दूसरा ये बराबर है दोनों त्रिभुज में देखें तो, और तीसरा ऑटोमेटिक जो बचा ये वाला, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो चाहे 3 बार A लिख दो, चाहे 2 बार लिख के दिखा दिया जाता है बस। तो 2 बार एंगल सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित
आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। देखो इसमें सारणी पहले से बनी है, हम केवल समझाते हैं आपको। अब 5 का अंतराल लेना है तो इसमें देखना है 0 से 5 का मतलब क्या है, अंतराल का 0 से स्टार्ट होकर संख्याएं इसमें गिनी जाएंगी 5 तक, लेकिन 5 को छोड़ा जाएगा। 0 से 4 तक के संख्याएं को इसमें हम भरेंगे। तो इसमें गिनेंगे 0 से 4 तक के लिए संख्याएं। देखो 2 है और ये 4 है, 2 संख्या है। ठीक है, सबसे पहले क्रम में लिख लिया गया ताकि आसान रहे। तो देखो ये बना लिया गया है। यहाँ पे कौन सा क्रम बनाया गया, आरोही बढ़ता हुआ। 2 और 4 2 संख्याएं हैं, तो देखो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी 2। 5 से 10 में 5 वाला तो काउंट होगा, लेकिन 9 तक, 5 से लेकर 5 से 9 तक की संख्याएं गिनेंगे हम। तो 5 से 9 तक देखेंगे तो 1 है केवल 8, तो ये हो गया इसकी 1 हो गई। ठीक है, केवल बना के दिखाना है सारणी। 10 से 15 5 गैप करना है। 10 से 15 में मतलब 10 तो गिना ही जाएगा, लेकिन 14 तक केवल 15। 10 से 15 का मतलब होता है कि 10 से 14 संख्या सभी संख्याएं गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं और उसी बारंबारता ये है। तो आप देखेंगे 1 है, ऐसे ऐसे ये पूरा सारणी बनी है। ये आपको आता भी होगा, समझ सकते हैं आप, देख ले। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देखो ये 20 में आया भी था ये वाला। ठीक है, तो बना लेंगे आप 5 का गैप लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ना, संख्या का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल कितना है, 121 है, तथा अंकों में अंतर कितना है, 3 का है। अच्छा ये बताओ, अगर हम संख्या मान लें x y, ये तो संख्या थोड़ी ना होगी, ये संख्या के क्या होंगे, ये संख्या के अंक हैं। तो संख्या कैसे बनती है, जैसे ये y इकाई पर है तो इसमें 1 से गुणा कर दो। संख्या में इकाई और दहाई, 2 अंकों में इकाई और दहाई होता है। तो x में कितने से गुणा करेंगे हम, x में 10 से गुणा करेंगे। तो इनका जो जोड़ होगा वो संख्या बनाएगा, मतलब 10x, क्योंकि x दहाई पर है 10 से गुणा होगा और इकाई ये। तो संख्या वास्तव में जो बनेगी ऐसे बनेगी। ठीक है, यदि हम इकाई के अंक को y मान लें, दहाई के अंक को x मान लें तो ये बनेगी। अगर कहीं इकाई के अंक को हम x मान लें, y के को दहाई मान लें तो फिर 10y + x बन जाएगा। तो चलिए हम संख्या के अंक मान लेते हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन दिया भी है। ठीक है ना, तो हमें मानना पड़ेगा 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होता है, तो वही तरह बनाएंगे। चलिए लिखते हैं, माना क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तो सही नहीं दिख रहा हो तो वैसे दिख रहा होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। दहाई अंक मान लेते हैं y है। ठीक है, अब बताओ संख्या कैसे बनेगी। तो इसलिए जो मूल संख्या बनेगी इन अंकों से, तो इसलिए मूल संख्या जो बनेगी, बताओ कैसे बनेगी। अभी मैंने बताया था इकाई में 1 से गुणा होगा तो इकाई x माने हैं तो ये इसे रहेगा। इसमें 1 से गुणा होगा फिर क्या लगेगा, प्लस दहाई y माने हैं तो दहाई में 10 से गुणा होगा तो इसमें 10 से, कोई भी संख्या आप लेकर देख लो, संख्या ऐसे ही बनती है। तो ये बनेगी कितना बताओ, वास्तव में 10y + में x बन गई। ये मूल संख्या बन गई 2 अंकों की। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, किसी संख्या और उसके अंकों के क्रम को उलटने पर बनी संख्या है ना, का योगफल 121 है। तो ये तो मूल संख्या बनी। अब इसके अंकों को पलट दो तो संख्या क्या बनेगी बताओ। अब पलटने पर बनी संख्या लिखेंगे, पलटने पर बनी संख्या, बताओ क्या बनेगी। तो आप कहेंगे जो इकाई पर है वो दहाई पर चला जाएगा और जो दहाई पर इकाई पे, तो 10y की जगह 10x हो जाएगा, इकाई पर आ जाएगा, और प्लस y इकाई पर चला जाएगा, तो ये बन जाएगी। अब हमें इसका और इसका यूज करना, इसी दोनों का योग दिया है 121, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, मतलब मूल संख्या और जो पलटने पर बनी संख्या, इसका योग दिया गया है कितना, 121। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग, मतलब जो मूल संख्या थी मतलब 10y + x प्लस पलटने पर बनी संख्या तो 10x + y थी, इसका योग मतलब ये देखो बीच में जोड़ दिया दोनों का योग। ये देखो इसका मूल संख्या और ये पलटने पर बनी संख्या और इसका योग
बराबर कह रहा है 121 है, बना लिया। अब बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, 10x और 1x देखो यार 11x है, तो ये बन जाएगा ये 10y में 1y देखो यहाँ 10y है 1y यहाँ, तो 11y बनेगा। कितना बनेगा 11y प्लस 1x और 10x कितना 11x हो जाएगा, बराबर कितना 121। क्लियर। यहाँ ध्यान से देखो तो 11 कॉमन है, क्या बन जाएगा y प्लस x बराबर कितना 121। तो y प्लस x का मान निकालो, यहाँ से इक्वेशन बनेगा 121। ये वाला 11 इधर बटे में चला आएगा, 11 गया हम 121। तो बताओ क्या बन गया, ये बन गया आपका y प्लस x बराबर 11। ये बन गया समीकरण नंबर मान लो 1, ये वाला। ठीक, आगे आगे क्या दिया है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है तथा अंकों में 3 का अंतर है, अंकों में 3 का अंतर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर इसको देखें तो प्रश्नानुसार ये पहली स्थिति थी, फर्स्ट स्थिति में ये कंडीशन था। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या बन रहा है, सेकेंड स्थिति बन रही है अंकों का अंतर 3 है। अब अंकों का अंतर मतलब दहाई में से इकाई घटा देंगे, दहाई y था तो दहाई में से इकाई घटा दो, 3 है। कितना है अंक 3, समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब 1 और 2 को हल कर लो, आपको मिल जाएंगे। अच्छा देखो दोनों को अगर जोड़ ले हम, क्यों, तो मिलेगा कुछ, मिलेगा। तो समीकरण हमें x y का मान निकालना, चाहे जैसे निकालें, चाहे जोड़ के चाहे घटा के। जोड़ने में देखो x कट रहा है, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, कर दें आप, अगले पेज में हम लगा रहे हैं y प्लस x बराबर 11 है, y प्लस x बराबर 11 है, और दूसरा है y माइनस x बराबर 3। जोड़ेंगे, जोड़ने पे चिन्ह वही रहते हैं, x कट जाएगा। एक y में एक y जोड़ो कितना 2y बराबर 11 और 3 14। तो हमें तो y चाहिए, तो बताओ 14, ये बटे में 2 आएगा, 2 सतह 14, तो y का मान 7 आ गया। अब y का मान चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, x मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें दोनों चाहिए ना, तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ 7 आ गया। y का मान 7 हम निकाल चुके हैं। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो आप, समीकरण 1 यही वाला तो था। तो y प्लस x बराबर कितना था 11, तो हमको तो x का मान चाहिए, तो x बराबर बन जाएगा 11 माइनस y। तो x बराबर क्या आएगा 11 माइनस y का मान कितना 7, तो x बराबर 11 में 7 गया 4 बन गया। अब हमें x और y दोनों मिल गया, तो इसलिए हमें संख्या बतानी है, तो इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या बनी थी हमारी 10y प्लस में x था, इसी पर रख दो, संख्या आ जाएगी। 10 गुणे y का मान, 10 गुणे y का मान कितना आया है हमारे पास 7, और x का मान 4 है, तो रख देते हैं 7, y का मान 7, तो ये 7 हो जाएगा, और प्लस x का मान कितना 4। तो बताओ 10 सतह 70 और प्लस 4, 70 4 कितना 74, तो वह संख्या क्या होगी 74 होगी। अगर आंसर चेक करना सही है कि गलत, तो आप देखो इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 7 4 11, ठीक है, या फिर इन दोनों ये संख्या जो आई और इसको पलटने में बड़ी संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए 121 जोड़ के देखो तो 74, इसको जब पलटेंगे कितना आएगा 47, इसका जोड़ 121 आना चाहिए। तो देखो 7 4 11 की हासिल है 7 4 11 12 121 आ भी रहा है ना, चेक हो गया। तो वो संख्या कौन है 47। देख रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन था, मस्त, पूरा मज़ा आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला देखिए, अब पिता और पुत्र से रिलेटेड, मतलब एज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, 17 में पूछा गया था ये, देखो ठीक है। तो देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। जो पिता है, जो उसकी एज है, वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, बिल्कुल। फिर कह रहा कि 6 साल बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो बताओ किसकी उम्र माने, इसमें किसकी उम्र मानी जाए, पिता की उम्र की पुत्र की। मान तो किसी सकते हैं हम पुत्र की मानते हैं, ताकि जो पिता है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु मानते हैं हमेशा, जब भी मानते तो माना पुत्र की, क्यों माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसलिए पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी है, तो 4x वर्ष हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x वर्ष। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और जैसे कहे वैसे लगाएं, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम निकाल ही लेते हैं 6 वर्ष बाद, फिर हम जो क्वेश्चन कह रहा है वो लगाएंगे। 6 वर्ष बाद हम अपने अनुसार निकाल लेते हैं, तो 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाल लें आप। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बताओ 6 वर्ष बाद? अभी x वर्ष है प्रेजेंट में, तो 6 वर्ष बाद 6 ज़्यादा हो जाएगी, मतलब x प्लस कितना वर्ष? 6 वर्ष। देखो इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ट्रिक काम करेगी नहीं, कंपटीशन के एग्ज़ाम तो है नहीं, है ना। और पिता की कितनी बन जाएगी 6 वर्ष बाद? पिता की आयु अभी कितनी है? 4x है, आप देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगी बताओ? 4x में कितना जुड़ जाएगी? 6 और जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों की बराबर एज बढ़ेगी ना। इतने वर्ष के हो जाएंगे पिताजी, ये इतना वर्ष, ठीक है, इतना वर्ष आप लिख देंगे, इतना वर्ष ये पिता हो गए और ये पुत्र है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद यही लगेगी पुत्र की आयु, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी है? 4x + 6 है ना। तो रखेंगे हम 4x + 6 बराबर 4x + 6 पिता की उम्र 6 वर्ष बाद की है, बराबर पुत्र के उम्र से कितनी है? पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। पुत्र की उम्र कितनी है? x + 6 है, इसका 2.5 गुना करो और 6 ज़्यादा करो, तो ये x प्लस कितनी है? 6 है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, x + 6 यस। ये पुत्र की उम्र है, इसका 2.5 गुना करो, 2.5 गुना का मतलब कितना? 5/2, सही है ना। 2.5 गुना का मतलब कितना? 5/2। अरे 2 सही 1/2 होगा, 2 दूनी 4 1 5/2। इससे कितनी ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है कितनी वर्ष? 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, 6 वर्ष ज़्यादा भी है, इससे भी 6 वर्ष ज़्यादा है। ये देखो क्या बन गया समीकरण, ये पिता की उम्र 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र के 6 वर्ष बाद के 2.5 गुने से 6 वर्ष क्या है? ज़्यादा है। कम कहता तो जोड़ देते, ज़्यादा कह रहा। अब इसको सॉल्व करें आप, कैसे करेंगे? तो चलिए लगाते हैं हम, इधर तो एलसीएम ले लेंगे हम, इधर सॉल्व करेंगे। इधर तो कितना आएगा? 4x + 6 रहेगा, बराबर इधर एलसीएम ले लो आप, चाहे क्रॉस गुणा कर दो, तो 5 से अंदर गुणा करोगे कितना आएगा? 5x प्लस कितना? 5 छंग 30 आएगा, और इधर 1 से गुणा करोगे यही आएगा, प्लस 6 और दूनी कितना? 12। क्रॉस गुणा कर दिया, देखो 5 से ऐसे यहाँ पे हमने गुणा किया है। 5 से करेंगे 1 में 5 एकम 5, 5 से x में प्लस 6 में गुणा करें तो इतना बनेगा, और 2 से 6 12, और नीचे 2 1 कम 2 आएगा। अब क्रॉस फिर गुणा कर दो आप, यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दें आप फिर ऐसे, तो बताओ क्या आ जाएगा? सिंपल हो जाएगा, इधर गुणा करो, 2 चौके 8x प्लस 2 छंग 12 बराबर, इधर गुणा करो 1 से इधर वाले में, तो बताओ तो ये तो यही आ जाएगा, मतलब 5x प्लस 30 12 कितना? 42। हमें x चाहिए, x को एक तरफ कर लो, तो 8x ये माइनस 5x हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर 42, ये प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, तो 8x में से 5x गया कितना? 3x बराबर 42 में से 12 गया कितना बचेगा? 30। यस 30 बचेगा, तो हमको तो x का मान चाहिए था, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 30 बटे कितना? 3, तो 3 दहम 30, तो x बराबर कितना आएगा? 10। x का मान 10 आया। अब जो भी पूछे वो बता दें आप, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? दोनों की वर्तमान आयु, तो यहाँ ला के रख दोगे आप, वर्तमान आयु यही तो माने हो आप, ये दोनों में ये, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? x मतलब कितना आया था? 10 वर्ष, और पिता की उम्र कितनी होगी? 10 चौक 40 वर्ष, यहाँ रखना पड़ेगा आपको, तो 10 वर्ष और 40 वर्ष आएगा। क्लियर? 10 वर्ष और 40 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर पिता और पुत्र की जैसे ही सवाल है, यहाँ माता और पिता की उम्र के बारे में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्या दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन को लगाने से पहले
एक बार सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पढ़ने में गलती कर देते हैं तो पक्का है क्वेश्चन में गलती हो ही जाएगी, और चाहे इतना आ रहा हो आपको, है ना, तो भी गलती हो जाती है। इसलिए पढ़ना, रीड दी क्वेश्चन केयरफुली। क्या दिया है? माँ और पिता की उम्र, माँ और पिता की उम्र, है ना, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। अच्छा, इसे दिया है माता की जो उम्र है वो पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। तो मान लेते हैं पिता की उम्र x है तो माता की उम्र से 5 वर्ष और कम हो जाएगी। तो माना, हम जब भी मानते हैं उम्र वाले सवाल में तो प्रेजेंट टाइम मानते हैं। माना पिता की वर्तमान उम्र या आयु, उम्र ही लिखो कोई दिक्कत नहीं, बराबर x वर्ष। तो बताओ माता की या माँ की कितनी हो जाएगी? इसलिए माँ की वर्तमान आयु कितनी, पिता से कितनी कम है? 5 वर्ष। तो x में से कितना वर्ष? 5 कम कर दोगे, इतने वर्ष की हैं। ये माता की अभी वर्तमान आयु है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात दिया था। सबसे पहला काम है 10 वर्ष पूर्व आप उम्र निकाल ही लो। पूर्व का मतलब पहले, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, है ना, 10 वर्ष पूर्व। बताओ पिता की आयु कितनी रही होगी? पिता की आयु, क्योंकि यही स्थिति फिर हम अप्लाई करेंगे। पिता की आयु, अभी पिता की आयु कितनी है? प्रेजेंट x वर्ष। तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे? 10 साल कम रहे होंगे। तो x माइनस कितना? 10 वर्ष थी। और माता की निकालो यहाँ से, या माँ की, और माँ, है ना, की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? अभी x माइनस 5 है, इसमें से भी 10 और कम रही होगी। तो बताओ कितना हो जाएगा? x माइनस 5 माइनस 10, इतना वर्ष। मतलब x माइनस कितना हो जाएगा बताइए? 10 और 5 दोनों माइनस में ना, तो 15। तो x माइनस कितना? 15 वर्ष की माता जी थी, है ना, 10 साल पहले। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम तो निकाल लिए अपने अनुसार इतना। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो लगा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का अनुपात 5:6 था। किसका किसका? मतलब पहले माँ की है फिर पिता की है, तो पहले माँ की उम्र रखेंगे हम x माइनस 15, और पिता की रखेंगे बटे में x माइनस 10, क्योंकि अनुपात दिया है ना, बराबर 5:6। अनुपात का मतलब बटे होता है तो पता ही होगा। तो x माइनस 15 बटे x माइनस 10, है ना, वही क्वेश्चन है, आगे अभी सोल्व नहीं हुआ, अब लगा रहे हैं। x माइनस 15 बटे x माइनस 10 बराबर 5:6, मतलब 5/6। अब आप गुणा करके सॉल्व करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप यहाँ पे। तो 6 से गुणा करो, 6x माइनस 15 छक्का 90 बराबर 5 से गुणा करो तो 5x माइनस 15 5 दहम 50, ये तो आएगा। सही है, x को एक तरफ कर लो, 6x इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, बराबर इधर माइनस 50 रहेगा, ये माइनस 90 उधर जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा। तो 6x में से 1x गया, सॉरी 5x 1x बचेगा, बराबर 50 माइनस में है और 90 प्लस में, तो घटेगा घटेगा, और चिन्ह उसी के लगे जो बड़ा होगा। 90 में 50 गया कितना? 40। तो x का मान कितना आ गया? 40। पूछा क्या गया हमसे पूछा गया है माँ की वर्तमान उम्र। तो माता की उम्र कितनी है बताओ? x माइनस 5 है, तो 40 में से 5 और कम करना पड़ेगा, तो लास्ट में लिख देंगे आप। इसलिए ये सब लगाने के बाद, इसलिए माँ की वर्तमान उम्र बराबर, ये किसकी आई है अगर देखा जाए तो बताओ? x का मान, x मतलब पिता की आई है, तो इनसे 5 वर्ष कम है। तो बताओ क्या हो जाएगा? x माइनस कितना है? 5 तो है, तो x का मान कितना है? 40, और इसमें से 5 कम कर दो आप, तो कितना आएगा? 40 में से 5 गया 35 वर्ष। तो माँ की जो प्रेजेंट आयु है कितनी है? 35 वर्ष है। क्लियर? अच्छे क्वेश्चन है, देख रहे हो एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी एज से रिलेटेड। चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें, बहुत क्वेश्चन ऐसा आपने लगा भी लिया है और आराम से लगा भी देंगे। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर दिया 3/2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं? वर्क करना पड़ता है, तो जो दिया है उसको हम ले लेते हैं। तो चलिए लगाते हैं, x माइनस 1/x का मान दिया है, कितना दिया है? तो 3/2 दिया है। हमने कहा दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तभी आप निकालेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लगा लिया है। तो आप दोनों पक्षों को क्या करोगे? वर्क कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो वर्ग, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का क्या? होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 3/2 का
स्क्वायर सॉल्व करें, इधर लगाओगे तो बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी की जगह इतना बराबर, इसका स्क्वायर करो 3/2 का, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, 9/4 आएगा। यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, हमें इतना बताना था मान, तो ये मान आ गया है, इसको एक तरफ रख लेते हैं, तो इसलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या बनेगा बराबर 9/4, इधर पहले से है, ये -2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 आएगा, ये बराबर के इधर वाला मान है ये, तो सॉल्व कर दो बराबर, इसका मान निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई 9 कम 9 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 बटे कितना आएगा 4 आएगा, 17/4 आएगा इस प्रश्न का आंसर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, हर बार एक नया क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, देखने में आता ही आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रेशनल नंबर से। क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि परमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दें कमेंट में, ठीक है, कमेंट में दें आप उत्तर, हम उत्तर बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी से दें। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारा लगा चुके हैं। यदि एक परमेय संख्या आप मान लेंगे, उसका अंश हर से कम है ना, हर से 2 कम है, तो हर को आप मान लेंगे, x मान लो हर है, ठीक है, तो अंश कितना हो जाएगा, इससे 2 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका मान दिया भी है आगे, तो आप इसको लगा के बताएं जल्दी से, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लगाएं इस क्वेश्चन को और बताइए कितना आएगा जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लगा लेंगे, बहुत ईजी है। चलिए देखिए अगला, प्रैक्टिस किए हैं आप ज़्यादा इसलिए हमने नहीं बताया, इसको आपको आता है बताएं आप। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगले में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतया विभाज्य हो। ये संख्याएं आप नोट कर लें, क्या दिया, 20 दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है और 40, 20, 25, 30, 40 दिया है संख्या, ठीक है, मान बताना है। तो बताओ क्या निकालेंगे आप, छोटी छोटी बोल रहा है ना, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसी संख्या होगी, मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो ऐसी संख्या आएगी जो इन सबसे पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, छोटी छोटी में, ठीक है, एलसीएम। तो हम लिख देंगे 20, 25, 30 और 40 का एलसीएम, यही निकालना पड़ेगा आपको। आप निकाल सकते हैं 20, 25, 30, 40। चलिए सबसे पहले देखो कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, क्या कट रहा है, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 2 से काट देते हैं, 4 से भी कट रहा है, काट देते हैं, 4 एक कम 4, 5 तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, अभी भी 2 से कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, आपको पता है तब तक काटते हैं जब तक कि कितना ना आ जाए, यहाँ पे सब एक एक नीचे वाले में ना हो जाए। तो कितना आया हमारे पास, 1, 5, 3, 1 आया है, इतना बचा है। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा अभी, और 5 बार जाएगा, तो 1, 5, ये फिर 1, ये 1, अभी 5 बार जाएगा। काट आप कैसे भी सकते हो, ये सब एक एक हो गया। अब बताओ संख्याएं जो आई वही इनका होता है एलसीएम, मतलब 5 आया है गुणे कितना आया, देखो 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 1 भी लिख सकते हैं। कर लो गुणा, 5 चौक 20, 2 दूना 40, 40 तियाँ 120, 120 पंचे 12 पंचे 60, 600, कितना आएगा 600 आएगा, ठीक है। तो 600 ऐसी संख्या होगी, इनका जो एलसीएम निकाला, ये देख सकते हो आप, इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होंगी और एक भी शेष नहीं बचेगा। 20 से काटोगे 30 बार जाएगा, 25 से काटोगे 25 है ना, दूनी 50, 10 60, 25 चौके 100, 24 बार गया। फिर 30 से 20 बार, 40 से 40 से कम 40, 20 60,
है ना, 4 पंचे 20, सब कट जाएगा। तो यही होगी वह छोटी छोटी संख्या 600। अगला ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई, यहाँ पे सही कर लेंगे 2 मीटर है, 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब क्या है कि एक आयत है, एक क्या है, आयत है, एक आयत है। आयत के प्रत्येक कोण आपको पता है 90-90 डिग्री होते हैं। मान लेते हैं ये ए बी सी और क्या है डी, एक आयत है। आमने सामने भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। ये रहा, कह रहा है कि लंबाई आयत की कितनी है, ये मान लेते हैं लंबाई है ये वाली नीचे वाली, तो ये भी एल होगा। ये वाला मान लेते हैं चौड़ाई है बी, तो इधर वाली भी चौड़ाई हो जाएगी, ये दिया है हमको। और ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा वर्ग, तो वर्ग का परिमाप बताना है, तो वर्ग हम बना लेते हैं एक, ये मान लेते हैं पी क्यू आर और एस एक वर्ग है। तो अगर इसकी एक भुजा ए माने तो इसकी सब भुजा कितना कितना हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर, और इसके विकर्ण भी कहाँ होते हैं, बराबर, और प्रत्येक 90-90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री से समकोण होता है। अब क्वेश्चन के अनुसार लगाते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। हमने लगा दिया। लंबाई कितना दिया है 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 2 मीटर, बराबर कितना ए स्क्वायर। क्लियर। तो बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16। तो हमको तो ए चाहिए, तो √16, और √16 का मतलब कितना निकल के आएगा 4। सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, 4 मीटर आया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वर्ग का परिमाप। अब बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजा का जोड़। तो यही जो चारों भुजाएं हैं 4 बार जोड़ दो, ए का मान 4 बार जोड़ो, 4 चौक कितना आएगा 16 मीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, लास्ट में आप लिख देंगे 16 मीटर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। बताओ क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या बताना है, तो इस कंडीशन में भी आपको एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, जो संख्या है, और 3 शेष बचे। 3 शेष बचने का मतलब है जो संख्या आएगी एलसीएम उसमें 3 जोड़ दो, क्योंकि एलसीएम आएगा वो तो पूरा कटेगा, और जैसे ही एलसीएम में आप 3 जोड़ेंगे वो क्लियर है कि इन सभी संख्याओं से काटने के बाद 3 शेष बचाएगी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 3 शेष बचे, 4 शेष बचे, है ना, छोटी छोटी संख्या बताएं, तो आप दी गई संख्याओं का निकालें एलसीएम, और उसमें जो शेष बचे वही जोड़ दें, वही उत्तर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम एलसीएम, निकालते हैं। एलसीएम निकाला पड़ेगा 75, 80 और 135, ये है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। काटते हैं 5 से। ठीक है, 5 से काटो, 15 बचे 75, 5 से काटो 16, 5 से काटो 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35, 3 से काटो 3 बचे 15, ये तो कटेगा नहीं, 3 9 27। अब कितने से कटेगा ये, अब तो हमें लगता है कि ये अपने आप से ही कटेंगे अब ये, क्योंकि 5 से कटेगा एक बार, अब तो 16 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब 3 से काटने कोई मतलब नहीं, क्योंकि 9 ही तो लिखा है इसमें, तो 9 से काटो। 16 भी किसी से और नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा। अब यहाँ पे तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 16 आएगा अभी। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो गया। अभी 1 बार और जाएगा, कितनी बार, 16 बार। 16 बार ले जाएंगे आप, तो ये सभी नीचे वाला 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, 1, 1 हो गया। तो यही सब की संख्या क्या करोगे, गुणा करोगे आप, यही आएगा इसका एलसीएम। तो देखो कैसे गुणा करें, 5 3 15, 15 बचे 75, 75 गुणे 9 करो, उसके बाद 16 से और गुणा करो। 5 3 15, 15 बचे 75 गुणे 9, या इसे गुणा करो, 5 9 बचे 45, 45 3 135, 135 को 5 से गुणा करो। कैसे भी कर सकते हो, गुणा करना है हमको। 135 को 5 से गुणा करो, फिर 16 से भी गुणा करना है, अभी इससे भी गुणा करना है। देख ले एक बार फिर से। अच्छा, और आसान बनाए, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 है ना। उसके बाद
16 पंचे 80 हो गया, 9 पचे 45, 80 गुणे 45 गुणे 3, ऐसे भी कर, चलो ऐसे ही गुणा कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 बचे 45, 45 तियाँ 135, 135 गुणे 5 गुणे 16, तो 50 हम 25 के 5 हासिल आया 2, 50 हम 25 के 5 हासिल आया 2, 5 तियाँ 15, 15 तो 17 के साथ हासिल आया 1, है ना, 5 एकम 5 1 6, और गुणे कितना अभी 16 बचा है, 16 से करो गुणा, 16 पंचे 80 के 0 हासिल आया 8, 16 सत्ते 112, 112 8, 120 के 0 हासिल आया 12, 16 छक्का 96, 96 में कितना जोड़ेंगे 12, 96 में 10 जोड़ो कितना आएगा 106, और 2 108, ये आएगा, इतना आ रहा है 10,800। तो 10,800 तो ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें तो ये बताना है कि इसमें शेष बचे, तो जो शेष बचे वही 3 जोड़ दो, तो ये 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ कितना आ जाएगा 10,803। ये ऐसी संख्या होगी, आप भाग करके देख लो क्लियर करने के लिए। 75 से भाग करो तो भी 3 बचेगा, 80 से भाग करके देखें तो भी 3 बचेगा, 135 से भाग करो तो भी 3 बचेगा। तो 10,803 वो संख्या होगी जिससे इसको भाग करने पर बचेगा हर बार शेष कितना 3। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम और लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा मासा वाला, बड़ी से बड़ी संख्या, और जब भी कभी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा ना कि ये इतना शेष रहे, तो मासा वाले में क्या करते हैं, इसका अलग ही नियम है कि जो शेष बचे पहले उसको घटा ही लो संख्याओं में से। जैसे कि बड़ी से बड़ी संख्या 49 में से घटाने पर 1 बचे, तो 49 में से 1 घटा दो, संख्या बन जाएगी हमारी कितनी 48। और कह रहा है 59 घटाने पर 3 बचे, तो 59 में से 3 घटाओ 56, ये हो जाएगा। और 109 में घटाने पर कह रहा है 5 बचे, तो 109 में 104, तो ये संख्या आएगी। और इसका आप क्या निकाल दो HCF, वही हो जाएगा इसका आंसर ऐसे क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिससे लिखा है दिख ना रहा हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। तो पहले हम इन शेष को निकाल ही देंगे क्रम से उन संख्याओं में से, फिर जो संख्याएं बनेगी उन्हें क्या निकालने आता है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप HCF निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। आप निकाल के बताओ कमेंट में कितना आएगा। चलिए कभी कभी बोर्ड मार्क्स पर भी आधारित क्वेश्चन आ जाता है, फंसा देता है। ये देखो, तो ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में और इसको सॉल्व करना है, तो ये बोर्ड मार्क्स पर आधारित है, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स का नियम पूरा इसमें लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बताओ कितना आएगा, वैसे जल्दी से आप पहले बताएं फिर हम लगा रहे हैं। 18 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है यहाँ पे 14, फिर प्लस 16, फिर माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस 5। तो बताओ कैसे लगाएंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट टूटेगा, ये वाला 18 में से 5 गया 13, फिर यहाँ माइनस लगा है 16 इस ब्रैकेट के मंझले ब्रैकेट के अंदर, ये बचेगा। और इसके बाहर लगा है प्लस 14, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में ऐसे। और इसके भी बाहर लगा है, इरेज करते हैं थोड़ा सा, इसके भी बाहर क्या लगा है हमारे पास, इसके बाहर माइनस 18, मतलब ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, 18 में से 5 गया 13, फिर माइनस 16 लगा है। अब ब्रैकेट फिर सोल्व होगा, 16 में से 13 गया 3 बचेगा, आप कहेंगे फिर प्लस कितना 14 ये ब्रैकेट में है, और माइनस में क्या लगा इधर बाहर 18 माइनस लगा है, तो ये बन जाएगा 18 माइनस 14 और 3 कितना 17, 18 में 17 गया 1। तो इस प्रश्न का जिसका आंसर 1 आया है सबका सही है। क्लियर। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पढ़े हैं आप, टॉपिक में भी पढ़े थे, एग्ज़ाम में भी बनता है। क्या कह रहा है, 2 संख्याएं हैं जिनका मासा 16 दिया है, इनका गुणनफल यदि 6400 है तो इनका लासा बताएं आप। तो मैंने आपको एक याद हो फार्मूला पढ़ाया था, जब 2 संख्याएं दी गई हो, मान लो 2 संख्या A और B है ना, तो हमने पढ़ाया था कि इन्हीं संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन्हीं संख्याओं का HCF, मतलब HCF ऑफ A, B गुणे इन्हीं संख्याओं का क्या LCM, मतलब LCM ऑफ A गुणे B। ये पढ़ाया था आपको, ये सूत्र है, ठीक है। इसी पे आप रख दो, आ जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 6400 दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें क्या बताना है, अच्छा देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है लासा। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, लासा। तो बताओ यहाँ से लासा का सूत्र क्या बन जाएगा, लासा बराबर क्या बनेगा,
एलसीएम बराबर बनेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में इनका एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ये बनेगा एलसीएम ए बी, ये हमको बताना है। ठीक है, बताओ दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया भी है, कितना दिया है 6400, तो रख देंगे बटे में इनका एचसीएफ कितना दिया है 16, तो ये हो गया 16 चौके 64 और 1 0 40। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 40। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझ में आया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम, फार्मूला है, लगा दिया, सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? तो ये कोणों के युग्म में आता है, समपूरक और कोटि पूरक। कोटि पूरक का मतलब होता है दो कोण का जोड़ 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, या इसी को कभी कभी पूरक कोण केवल कहता है, पूरक। तो जब दो कोणों का जोड़ कितना हो, कोणों के युग्मों का जोड़ 90, तो उसे कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। और जब कभी दो कोणों का ही जोड़ कितना हो 180 डिग्री हो, तब उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, ये सभी कोणों के युग्म के अंतर्गत काउंटिंग इनकी होती है। तो कैसा रहा आज का सेशन? आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगभग 20 से 22 मिक्सअप क्वेश्चन थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। इसमें हमने देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन को किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन लगाया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि होता है सूत्र 1/2 जब विकर्ण दिए हों दोनों विकर्णों का गुणनफल, इसको लगाया हमने। फिर हमने क्या लगाया, दूसरा क्वेश्चन हमने लगाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जब आधार और शीर्षलंब या ऊंचाई दी गई हो। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जब आधार ऊंचाई दी गई हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे लगाया हमने क्वेश्चन। फिर हमने क्वेश्चन अगला लगाया, अगले में क्या देखा, सर्वांगसम त्रिभुज कब होते हैं है ना। तो हमने यहाँ पे दी गई आकृति को सर्वांगसम दिखाया। ठीक है, किस नियम से, एंगल सर्वांग समता नियम से, या कसौटी से बोल सकते हैं आप। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा जो कि बारंबारता आंकड़े दे देगा इधर उधर बिखेर के और कहेगा कि आप क्या बनाएं, बारंबारता एक श्रेणी बना के दिखाएं, टेबल बना के दिखाएं, या सराडी बोलेगा, इसको देखा। फिर क्या देखा, फिर अंकों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, 2 अंकों के योगफल वाला, इसको हमने लगाया पूरी तरीके से। ये देखिए काफ़ी लेंदी लगा ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा था। फिर एज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, मतलब उम्र पर आधारित प्रश्न को सॉल्व किया जो कि एग्जाम में बन ही जाते हैं कभी कभी। ठीक है, वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देखो 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर इसका किया। फिर हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब x + 1/x या x - 1/x का मान दिया हो और हमसे पूछे x² + 1/x² का मान, तो ऐसा क्वेश्चन आप कई बार पहले भी लगा चुके थे, वही हमने इसको भी सॉल्व किया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया, मैंने कहा अभी लगाओ कमेंट में, परमेय संख्या का अंश और हर, मतलब हर और अंश संख्या वाला क्वेश्चन है ये। मैंने कहा था बहुत पढ़े हैं, बड़ा ईजी भी है ये, लगा लेते हैं आराम से। फिर हमने पढ़ा कि जब क्वेश्चन में दिया हो कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसको इससे विभाज्य हो, जो कोई संख्या विभाज्य हो, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 3 या 4 को संख्याएं दे दे और कहे कि ऐसी संख्या बताओ कि जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, तो उस समय छोटी छोटी का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकाला जाता है संख्याओं का। हमने इस पर आधारित क्वेश्चन लगाया, 600 आया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे दिया गया था एक आयत दिया गया था जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई थी, कह रहा था कि आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बताओ। तो हमने उसके अकॉर्डिंग सवाल को लगाया। ठीक है ना, जो प्रश्न कह रहा था, तो हमारा 4 मीटर आया वर्ग की भुजा, लेकिन हमें बताना था परिमाप। तो परिमाप के लिए मैंने बताया कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा का मान 4, 4 चौक 16 मीटर। क्लियर, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें एचसीएफ का बनता है या एलसीएम का बनता है, एलसीएम का ही बनता है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि शेष बचता है कुछ ना कुछ संख्या और छोटी छोटी बोलेगा, तो उस समय क्या करते हैं हम, इसको आप रट ही ले एकदम से। अगर आपको वैसे आता ही होगा फिलहाल, तो जब छोटी छोटी संख्या बोले और प्रत्येक दशा में भाग करने भी मतलब शेष बचे, तो उस समय छोटी छोटी संख्या में निकालेंगे उसका एलसीएम, और जो शेष बचे ना उसको उसी संख्या में जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने बताया क्योंकि जो लासा निकालेंगे वो तो पूरी तरह विभाज्य होगा, तो जब वो 3 जोड़ देंगे ना, तो उन्हीं संख्याओं से जब विभाज्य करेंगे तो 3 बचने लगेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है इसमें।
फिर हमने पढ़ा कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ और भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, इस कंडीशन में जिसमें से कहेगा कि शेष इतना बचे तो पहले हम मासा वाले में जो शेष बचता है उसको निकाल देते हैं। उसको निकालने के बाद मतलब घटा देते हैं उन्हीं संख्याओं में से, घटाने के बाद जो संख्याएं बनती हैं उसका एचसीएफ निकाल देते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, जो कि हमने कहा था इसको आपको लगाना है। फिर क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, कोटि पूरक और पूरक कोण किसे कहते हैं। तो कोटि पूरक कोण में किन्हीं दो कोण का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। ये कोणों के युग्म के अंतर्गत आते हैं, और जब दो कोण का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है, तब उसे हम कहते हैं समपूरक कोण, ठीक है। यदि इन दोनों इस वाले कोण में यदि कोई कोण थीटा दिया हो कोटि पूरक में, तो दूसरा कोण क्या होगा, क्लियर है कि 90 माइनस क्या होगा थीटा, 90 में से कम। अगर समपूरक में एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ये चीज़ें हैं हमने पढ़ा। तो चलिए, आशा करता हूँ क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी आज वाली। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आई होगी तो एक बार लाइक कर देना, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यदि कहीं हमसे त्रुटि रह गई हो तो हमें आप कमेंट में बताएंगे, उसको सही करेंगे अगले वाले पार्ट में। चलिए, एक बार आप सभी का पुनः वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।